तो चलिए 10वीं विज्ञान है और अध्याय कौन सा है? 3। इसका प्रश्न श्रृंखला 2 देखते हैं जो आपके पृष्ठ क्रमांक 51 में दिया हुआ है। आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे, पेज नंबर 51 में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसके उत्तर को समझते हैं। प्रश्न क्या है, और ये अक्सर आता है, बड़े ध्यान से समझना। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो आप जानते हैं कि जो सबसे क्रियाशील धातु होती है वो सोडियम होती है, और वो पानी से क्रिया करती है, नमी से क्रिया करती है। तो वायुमंडल में क्या होती है? नमी, है ना, आर्द्रता होती है, पानी होता है, भाप के रूप में होता है, तो उससे वो रिएक्शन कर देता है इस, है ना, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। इसलिए उसको हमेशा किस में रखा जाता है? केरोसिन के अंदर। तो केरोसिन में रखने से वायु का संपर्क उसका टूट जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। सोडियम धातु वायुमंडल की नमी माने आर्द्रता के प्रति अति क्रियाशील होती है, बहुत क्रिया करती है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है ताकि यह नमी के संपर्क में न आए। केरोसिन से क्रिया नहीं करता है पर नमी से क्रिया करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अपने ही शब्दों में लिखना है कि सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, तो अपने से बना सकते हो। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये नमी के साथ अति क्रियाशील होती है, तो ये नमी का संपर्क क्या करती है? हटा देती है। अब इसका प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन की क्रिया और जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की क्रिया। चलिए इन प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं। इनका हमको रासायनिक समीकरण लिखना है, तो यहाँ पर इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहला था कि यहाँ पर किसके साथ? आयरन के साथ। किसके साथ? आयरन। आयरन माने क्या हो गया? लोहा। तो मैंने क्या लिख दिया? Fe। और भाप पानी का होता है, तो पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। जब हम इससे रिएक्शन करते हैं तो ये होता है Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड। और साथ में क्या निकलता है? H2 गैस निकलती है। फिर हम इसको संतुलित कर देंगे तो इसमें 4 लग जाएगा, इसमें 4 लग जाएगा, इसमें 3 लग जाएगा। इस तरह से आपको केवल रिएक्शन लिखना है इसमें। तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि यहाँ पर आयरन का मतलब Fe है और भाप का मतलब H2O है, और इससे बनने वाला जो है Fe3O4 है, और साथ में क्या बनेगा? H2। और इसको जब आप लिख लिख कर पढ़ेंगे 2-3 बार तब बनेगा। इसके बाद हम बात करते हैं Ca+2H2O, ये कैल्शियम है। तो कैल्शियम की क्रिया हमको बताना है पानी के साथ। तो इससे जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इससे बाहर निकलती है। दूसरा पोटेशियम है। पोटेशियम के साथ यदि हम H2O की क्रिया करें तो क्या बनता है? KOH, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो इस तरह से आपको करना है। तो क्लियर हो गया। तो तीनों की जो क्रिया है वो किसके साथ है? जल के साथ। तो जल के साथ कैल्शियम बताना था, जल के साथ पोटेशियम बनाना था। तो आप समझ गए होंगे, कैल्शियम का सूत्र Ca हो गया, जल का H2O हो गया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसी तरह पोटेशियम का सूत्र K हो गया, जल का सूत्र H2O हो गया, तो इससे क्या बनेगा? KOH बनेगा, और ये निकलेगा हाइड्रोजन गैस। अब चलिए हम अगले हिस्से में हैं, ये प्रश्न क्रमांक 3 को समझते हैं क्या है। तो देखिए, ABCD 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया है। इसमें प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। इस सारणी का उपयोग करके धातु ABCD के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब ये प्रश्न आएगा तो ये टेबल आपको दी रहेगी। यहाँ पर क्या है? धातु A है, धातु B है, धातु C है, और धातु क्या है? D है। 3 धातुएं हो गई। यदि हम इसका आयरन सल्फेट से क्रिया कराते हैं तो पहली धातु कोई क्रिया नहीं करती, दूसरी धातु विस्थापित कर देती है, और तीसरी कोई अभिक्रिया नहीं करती, और ये भी अभिक्रिया नहीं करती। मतलब ये है, यहाँ से क्या पता चला कि आयरन को ये विस्थापन कर रही है ना, तो इसका मतलब जो B है वो आयरन से अधिक क्रियाशील है। विस्थापन क्या होता है? अधिक क्रियाशील करता है, तो आयरन से अधिक क्रियाशील है। अब यहाँ कॉपर सल्फेट में देखो, जो A धातु है कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर रही है, इसका मतलब कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील A वाली धातु है। ठीक है,
और ये कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है। जिंक सल्फेट ये भी कोई अभिक्रिया नहीं करता, ये भी कोई अभिक्रिया नहीं करता है, ये भी नहीं करता, माने जिंक सल्फेट कम क्रियाशील है। जिंक क्या है? कम क्रियाशील है। फिर सिल्वर नाइट्रेट है, तो इसमें कोई क्रिया नहीं, इसमें कोई क्रिया नहीं, इसमें कोई क्रिया नहीं, ये विस्थापन कर देता है। माने सी जो है वो सिल्वर से भी ज़्यादा क्या है? सक्रिय है। चलिए, तो अब इसमें पूछता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ये कौन सी धातु है? बी है। ये क्या कर देती है? इन सभी में से विस्थापन करती है। क्या करती है? विस्थापन। यहाँ भी कुछ नहीं लिखा, मतलब ये भी विस्थापन, तो दो बार विस्थापन कर रही है, इसको भी हटा रही है, इसको भी हटा रही है, मतलब इनमें से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु क्या हो गई? बी हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद धातु बी को कॉपर सेकेंड सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? तो देख लीजिए, यहाँ पर कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ क्या होता है, ये धातु की परत चढ़ जाती है। इसको देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। जब धातु बी को कॉपर सेकेंड सल्फेट के नीले विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग उड़ जाता है तथा धातु बी पर एक भूरे रंग की कॉपर परत चढ़ जाती है तथा ये BSA4 का रंगहीन विलयन प्राप्त होता है। इसमें BA है, बेरियम सल्फेट का। ठीक है, तो इस तरह से है। तो ये दो चीज़ों को विस्थापित करती है। बेरियम सल्फेट उसको विस्थापित करके स्वयं जुड़ जाता है ना। कॉपर सल्फेट को हटा के क्या जुड़ता है? बेरियम सल्फेट बन जाता है। ठीक है, अब क्रियाशीलता का क्रम हम देखते हैं। सबसे क्रियाशील क्या कहलाएगा? बी। इसके बाद उससे कम क्रियाशील क्या कहलाएगा? ए। और उससे कम क्रियाशील क्या कहलाएगा? सी। और इससे कम क्रियाशील क्या कहलाएगा? डी। टेबल देख करके आपको समझ लेना है। ठीक है, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है ना। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो पहले प्रश्न को समझना है, फिर उसका संकेत समझना है। तो यहाँ पर देखिए, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो जब भी धातुएं क्रिया करती हैं अम्ल से तो हमेशा क्या निकालती हैं? क्या निकालती हैं? हाइड्रोजन गैस। कोई भी धातु हो यदि अम्ल से क्रिया करती है तो क्या निकालती है वो? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर देखिए, जब अभिक्रियाशील धातु, चाहे वो सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे कैल्शियम हो, ये जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो हमेशा क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस। आपको सब भूल जाना है, केवल एक शब्द का उत्तर याद रखना है, क्या? हाइड्रोजन गैस। अब आयरन के साथ जब अब क्रिया करता है तो उसको भी देख लेते हैं और उसको भी समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आयरन के साथ तनु H2SO4 की अभिक्रिया, जब आयरन के साथ तनु H2SO4 की अभिक्रिया कराई जाती है तो आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट का हरा विलयन प्राप्त होता है और इसमें भी क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। अभी मैं बताया कि धातुओं के साथ जब अम्ल क्रिया करता है तो क्या निकालता है? हाइड्रोजन गैस। आयरन भी धातु है, H2SO4 अम्ल है, ये क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस निकालेगा और साथ में क्या बना देगा? आयरन सल्फेट। तो देखो, इस तरह से रिएक्शन है। समीकरण ये क्या हो गया? आयरन। ये हो गया H2SO4। डाइल्यूट का मतलब तनु, डाइल्यूट का मतलब क्या है? तनु, जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा हो। क्या बना? फेरस सल्फेट बना और साथ में क्या बना? H2 बन गया। ठीक है, अब इसके प्रश्न क्रमांक 5 को देखते हैं। जिंक को आयरन सेकेंड सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना है। तो आप इसको समझिए, हम क्या, जिंक का सूत्र क्या होता है? Zn। और इसको किस में डाल रहे हैं? आयरन सल्फेट में। तो जो जिंक होता है आयरन से ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो इसको हटा देता है, खुद जुड़ जाता है जिंक, इसको अलग कर दिया। तो यहाँ पर आपको यही लिख देना है अपने शब्दों में, इसको हिंदी मत पढ़ो, इसको पढ़ो कि जब जिंक को आयरन सल्फेट के साथ विलयन में मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और आयरन यहाँ पर अलग हो जाता है, आयरन की परत चढ़ जाती है। इस तरह से ये 5 प्रश्न थे, इसको आपको नोट कर लेना है और अच्छे से तैयार करना है।
तो 10वीं विज्ञान के एनसीईआरटी बुक में पृष्ठ पेज नंबर 54 में कुछ क्वेश्चन दिए हैं। उन क्वेश्चन को देखते ही एग्जाम में आते रहते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 1 को देखते हैं। सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंदु संरचना बनाने के लिए आता है। तो सबसे पहले आप तो ये जान लीजिए, यहाँ पर मैं सोडियम का बनाया हूँ, तो ये हो गया सोडियम। सोडियम को क्या लिखा जाता है? Na। बिंदु संरचना बाद में बताएंगे। इसमें परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। यदि हम इसको परमाणु विन्यास करें तो पहली कक्षा में कितने होते हैं? 2। दूसरी कक्षा में कितने होते हैं? 8। और तीसरी कक्षा में कितने होते हैं? 1। यहाँ पर आपको एक घेरा बनाना है और ये घेरा में हम लिख दिए, मान लो Na ही लिख दिए, ये इसका नाभिक कहलाया। अब इसके चारों तरफ हम कक्षा बनाएंगे। ये घेरा बना लिए, तो घेरा में कितने लिखा है? ये 2। इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बना देना है? 2 बिंदु बना देना है। जो बिंदु बनाएंगे वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे में इसके बाद फिर इसके चारों तरफ घेरा बनाओ, ठीक है, दूसरा घेरा बनाओ। अब इस दूसरे घेरे में कितने भरने हैं? 8। तो इसमें 8 बिंदु बना दो। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये कितने हो गए? 8। अभी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो इसमें एक घेरा और बनाइए और कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसमें क्या बना दो? बिंदु बना दो। ये इसकी बिंदु संरचना हो गई। तो आपको अब पता क्या होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। जब तक आपको ये पता ना होगा तो बना ही ना पाएंगे। तो कितनी होती है? 11। इसको तोड़ेंगे कैसे? 2, फिर 8, फिर 1। अब हम बात करते हैं इसका बी नंबर का, और ये क्या बताता है? ऑक्सीजन। क्या बता रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को किससे लिखते हैं? O से। अब इसमें परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8। अब इसको हम तोड़ेंगे, बांटेंगे, तो पहली कक्षा में कितना होता है? 2। और दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 होता है, लेकिन इसमें 6 2 8 हो जाएगा ना, 6 आ जाएंगे। इसका मतलब जो इसका बीच का भाग है ये वाला, इसमें हम क्या लिख दिए हैं? ऑक्सीजन। O माने ऑक्सीजन है। अब इसकी पहली कक्षा बनाते हैं। पहली कक्षा ये हो गई ना, है ना, पहला ऑर्बिट है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 बिंदु बना देना है। फिर इसके चारों तरफ फिर दूसरी कक्षा बनाएंगे। इसमें कितना लिखा है? 6, माने 6 बिंदु। तो 1 2 3 4 5 6, कहीं भी आप 6 ठो बिंदु बना दो, बस इसकी बिंदु संरचना हो गई। ठीक है। अब बात करते हैं सी नंबर की, और ये हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को क्या लिखा जाता है? Mg। अब इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 12। अब इसको बांटेंगे तो पहली कक्षा में कितना होता है? 2। दूसरी कक्षा में अधिकतम कितना होता? 8। अब 8 2 कितना हो गया? 10। लेकिन हमको कितना चाहिए? 12। तो जो बचेगा वो अंतिम कक्षा में चला जाएगा। ये 2 हो गया। अब ये 12 हो गए। अब हम पहली बात करते हैं कि इसका एक नाभिक बनाएंगे, एक घेरा बनाएंगे। ये हो गया Mg, ये नाभिक को दर्शाता है इसके। ठीक है। अब इसके चारों तरफ हम एक क्या बनाएंगे? घेरा। इस घेरे में कितने हमको करना है इलेक्ट्रॉन? 2। तो इसमें कितने बिंदु बना देंगे? 2। फिर इसमें दूसरा घेरा बनाएंगे। दूसरे घेरे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। तो 8 बिंदु बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसे भी 8 बिंदु बना देना। इसके बाद अंतिम कक्षा है तो 2 बच रहे हैं। एक कक्षा और बनाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, उसी के अपोजिट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए। इसका क्या बन गया? बिंदु संरचना बन गया। इस तरह से बिंदु संरचना आप किसी भी परमाणु का बना सकते हैं, बशर्ते आपको उसकी परमाणु संख्या पता होनी चाहिए और साथ में उसका विन्यास पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब इसका दूसरा प्रश्न भी देखते हैं। दूसरा है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2 एवं MgO के निर्माण को बताइए। जब ये तत्व बनते हैं, धातु ऑक्साइड बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो चलिए, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहाँ से होता है? धातु से अधातु की ओर। कहाँ से? धातु से अधातु की ओर। तो चलिए यहाँ पर दूसरा वाला देखते हैं और उसको समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? सोडियम। सोडियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। ये किसके पास चले गए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। कितने हो गए? 6। नियम के अनुसार ये है
कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए। तो सोडियम के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक सोडियम और आ जाता है, एक सोडियम और आ जाता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, देता है। ठीक है, तो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 दे रहा है। ये भी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, ये भी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बाहरी कक्षा में, 8। तो इस तरह से ये संरचना बन गई कि Na जो है ये प्लस हो गया, ठीक है, और यहां भी Na क्या हो गया, प्लस। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें कौन सा आवेश आता है, धनावेश। ठीक है, अब यहां पर देखना, थोड़ा ये समझना है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, ऑक्सीजन। ये जो डॉट डॉट हैं ये 6 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के, और ये जो अलग से बने हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन ये किसने दिए हैं, सोडियम के। ठीक है, तो जब यहां पर 2 प्लस हैं इसमें कितने होंगे, 2 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जितने जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसमें कैसा आवेश आता है, ऋण आवेश। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 2, तो कितने आवेश आ जाएंगे, 2 ऋण आवेश आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये जो चित्र है ये सोडियम ऑक्साइड Na2O की निर्माण को बताता है। अब आपको इसको करना कैसे है, एक बार मैं समझा दिया हूं, फिर इसको बिना देखे आप लोग करना, तब आपसे बनेगा। ठीक है, तरीका क्या है, पहले ऑक्सीजन ले लेना, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन बना लेना है, 6। कितने बना लेना है, 6। फिर यहां से बताना है कि सोडियम एक ठो इलेक्ट्रॉन देता है, एक सोडियम और एक ठो इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो यहां से भी सोडियम दे दिया, यहां से भी सोडियम दे दिया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसलिए 2 माइनस आ गए। तो इस तरह से यहां पर इसका चित्र बता के समझाना है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं। तो देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में 12 इलेक्ट्रॉन होते ना, तो 2 8 2 हो गया, मतलब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके, बाहरी कक्षा में कितने हैं, 2। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अब इसको पूरा बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देता है, दे देता है, ये तीर एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दिया, दे दिया। यहां भी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दिया, दे दिया, मैग्नीशियम, ये क्या है, मैग्नीशियम। तो कितने इलेक्ट्रॉन दे दिया मैग्नीशियम, 2। तो 2 आ गया, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें कैसा आता है, प्लस। 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए 2 प्लस हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन का वही संरचना हो गया कि ऑक्सीजन है उसके हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना लिए हैं, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है थोड़ा अलग तरह का बना दो, या तो क्रॉस बना दो, जो किससे मिले हैं, किससे मिले हैं, मैग्नीशियम से। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के निर्माण को हम समझ सकते हैं। ये दोनों चीज़ एक बार लिख के देखना है, बिंदु संरचना आपको बना के देखना है, तब आपसे अच्छे से बनेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि NO, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप चित्र में बना दिए उतना पर्याप्त है। ठीक है, इसका तीसरा प्रश्न है, अच्छा नहीं इसको समझाएं, Na2O में 2Na+, अच्छा ठीक है, ठीक है, इसको एक इसका प्रश्न भी समझते हैं। इसका तीसरा प्रश्न भी पूछा गया है, उस प्रश्न को देखते हैं। इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं, ये हमको बताना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में जब हम यहाँ पर Na2O बना रहे थे, क्या बना रहे थे, Na2O, ठीक है, तो इसमें आप देखो कि सोडियम में कितने हैं, 2Na+ है, एक प्लस आयन है, लेकिन कितनी बार लिया है, 2 बार। और ऑक्सीजन में कितना हो गया, 2 माइनस हो गया। इसी तरह से MgO में, Mg में कितने हैं, 2+ हैं, और ऑक्सीजन में कितने हैं, 2 माइनस हैं। तो इस तरह से आपको आयन बताना है, इसी से पता चल जाएगा। देख लो Mg में ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, 2 ठो इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, Mg में 2+, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, ये देख लो, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। सोडियम में एक एक करके देता है, एक तो धनायन दे दिया, फिर दूसरा सोडियम भी 2 धनायन दे देता है, तो इसको हम 2Na+ लिख देते हैं और 2 माइनस लिख देते हैं। ठीक है, अब प्रश्न 2 में हम समझते हैं आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक क्यों होते हैं, है ना। अब आयनिक यौगिक की बात करते हैं, जो यौगिक धन और ऋण आयनों से मिलकर बनते हैं, क्या क्या, धन,
हाँ, धन और ऋण आयन से मिल के बनते हैं, उनके ग्रहण करने से या त्याग करने से बनते हैं। वो कैसे यौगिक होते हैं? आयनिक यौगिक होते हैं। तो उनके गलनांक उच्च क्यों होते हैं? तो देखिए, आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च होते हैं। कहना चाहिए कि जो आयनिक यौगिकों के बंध होते हैं, आयनिक बंध होते हैं, वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं, तो उसको तोड़ने में ज़्यादा ताकत लगेगी। एक लकड़ी दे दूं तो आप जल्दी तोड़ लोगे, और एक लोहा दे दूं तो तोड़ लोगे? नहीं तोड़ोगे, क्योंकि वहाँ पर जो उनका बंधन है, उनके अणुओं का लोहे में अच्छा है और लकड़ी में कम है। इसी तरह से जो आयनिक यौगिक का बंध होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है, तो उसको तोड़ने में ज़्यादा ताकत लगती है, इसलिए उसका गलनांक कैसा होता है? उच्च होता है।